नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कामरान समेत जैश के 3 आतंकी ढेर। पुलवामा के पिंगलेना इलाके में हुई मुठभेड़ में 1 मेजर समेत 5 जवान शहीद। ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी और सेना के ब्रिगेडियर घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बताया बेहद गंभीर खतरा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिशियो मैक्री के साथ साझा बयान में कहा, बातों का समय निकल चुका है, अब कार्रवाई का है वक्त। दोनों देशों के बीच रक्षा, सैन्य, परमाणु और कृषि समेत 10 क्षेत्रों में समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट दोबारा खोलने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने वेदांता को दी मद्रास हाईकोर्ट में तुरंत सुनवाई की अपील करने की छूट। सीबीआई को पिछले साल पुलिस की गोलीबारी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश। भारत को बड़े और मजबूत बैंकों की जरूरत। आरबीआई बोर्ड की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को नीतिगत दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर दिया जोर। और कुलभूषण जाधव के खिलाफ जासूसी के कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया पाकिस्तान। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय वकील हरीश साल्वे ने की जाधव की जल्द रिहाई की मांग। 4 दिन चलेगी सुनवाई। मंगलवार को पाकिस्तान के वकील पेश करेंगे दलील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पुलवामा हमले से साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ बातचीत का वक्त बीत गया है और कार्रवाई का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने ये बात अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री के साथ आज दिल्ली में शिखर वार्ता के बाद साझा बयान में कही। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की वकालत की। दोनों देशों के बीच रक्षा, सैन्य, परमाणु और कृषि समेत 10 क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। भारत दौरे पर आए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिखर वार्ता में आतंकवाद का मुद्दा सबसे ऊपर था। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद अब बातचीत का वक्त निकल चुका है। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। अब सारी दुनिया को आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध एकजुट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से हिचक रहे हैं, वो एक तरह से इसे बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर हैम्बर्ग डिक्लेरेशन को फौरन लागू करने की जरूरत बताई। G20 देशों के तौर पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने पर हैम्बर्ग लीडर स्टेटमेंट के 11 सूत्री एजेंडा को कार्यान्वित करें। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक स्पेशल डिक्लेरेशन आज अपनी बातचीत के बाद जारी कर रहे हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने भी पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के मसले पर भारत के रुख का समर्थन किया। Every kind of terrorist attack, as you said, this goes against what we think should be healthy coexistence and the development of our families and people. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि, पर्यटन के क्षेत्र समेत 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले सुबह राष्ट्रपति भवन में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत किया गया। मॉरिसियो मैक्री मंगलवार को मुंबई में भारत अर्जेंटीना बिजनेस फोरम के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते साल अर्जेंटीना में आयोजित G20 की बैठक में शामिल होने के लिए वहां गए थे। दोनों देशों के बीच परमाणु, अंतरिक्ष, आर्थिक, वाणिज्यिक, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में व्यापक संबंध हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इधर भारत और मोरक्को ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का समझौता किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मोरक्को यात्रा के दौरान राजधानी रबात में दोनों देशों के बीच आज 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें व्यावसायिक वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, आतंकवाद को रोकने के लिए समझौता शामिल है। मोरक्को के विदेश मंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग चल रहा है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, प्रत्यर्पण के क्षेत्र में सहयोग जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी यात्रा के दौरान मोरक्को के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की। मित्रों, भारत कई दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। इसलिए आज हमारे मित्र देश मोरक्को के साथ आतंक रोधी यानी काउंटर टेररिज्म के विषय पर हुआ समझौता हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह व्यावसायिक वीज़ा को आसान करने वाला समझौता हम दोनों देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे बीच द्विपक्षीय कारोबार ये प्रदर्शित करता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। और इधर पुलवामा हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों में पुलवामा आतंकी हमले का पाकिस्तान मूल का मास्टरमाइंड गाजी रशीद उर्फ कामरान भी शामिल है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक मेजर समेत 5 जवान शहीद हो गए, जबकि एक स्थानीय नागरिक की भी मौत की खबर है। घायल जवानों को श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलवामा जिले में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और राज्य के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। वहीं पुलवामा मुठभेड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और वो आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र में फिर से साथ चुनाव लड़ेगी। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सैद्धांतिक समझौता हो गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 सीटों पर जबकि शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो आपको बता दें कि आज ये तय हो गया है कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेगी। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे और दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है। बीजेपी 25 सीटों पर और वहीं शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये तय हुआ है दोनों पार्टियों के बीच कि बराबर सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। और आज ये अहम बैठक हुई जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र में एक बार फिर चुनाव साथ में लड़ेगी। हालांकि शिवसेना गाहे बगाहे कई बार बीजेपी के खिलाफ बयान देती है, लेकिन गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है और सीटों को लेकर भी आज सब कुछ तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव साथ में लड़ेगी। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लड़ेगी, शिवसेना 23 सीटें लड़ेगी। विधानसभा में हमारे जो कुछ अन्य दोस्त हैं उनसे बातचीत करके उनकी जो सीटें हैं उन सीटों को छोड़कर बची हुई सारी सीटें ये बीजेपी और शिवसेना ये इक्वल शेयर लेकर लड़ेगी। और अब बात करते हैं कुलभूषण जाधव से जुड़ी हुई भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत
आईसीजे के 4 दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है और इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों जिरह करेंगे। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। भारत ने कहा है कि जाधव निर्दोष है। कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सोमवार से अंतिम सुनवाई शुरू हो गई। अदालत में भारत का पक्ष पूर्व सॉलिसिटर जनरल वकील हरीश साल्वे रख रहे हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि जाधव को बिना कॉन्सुलर मदद के लगातार कस्टडी में रखा गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान जाधव का इस्तेमाल दुनिया में भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कर रहा है। And finally, having failed in its propaganda against India as a feeble attempt to counter global criticism of its role in cross-border terrorism, Pakistan seeks to raise issues such as India's refusal to allow it to indulge in a freewheeling inquiry into high functionaries without even disclosing the fundamental elements of the alleged offences that are to be investigated and of passports that it allegedly has seized. It is India's case that none of these issues call for resolution and decision by this court. भारतीय पक्ष की दलीलों को पेश करते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव केस में वियना संधि का उल्लंघन किया। इस मामले में वो लगातार दुष्प्रचार कर रहा है। उसने जाधव को उनके अधिकारों से वंचित किया। India therefore seeks relief by way of declaring that the trial by the military court in Pakistan in the facts and circumstances hopelessly fails to satisfy even minimum standards of due process. And being violative of Article 36 of the Vienna Convention, it should be declared unlawful. Jadhav's continued custody without consular access should be declared unlawful. वकील हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत ने जाधव को कॉन्सुलर मदद देने के लिए 30 मार्च 2016 को पाकिस्तान को याद दिलाया, लेकिन पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान को इस दौरान 13 रिमांडर भेजे गए। जाधव की आतंकवादी गतिविधियों की संलिप्तता है, इसका कोई प्रमाणित सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे भारत पहले ही कह चुका है कि कुलभूषण जाधव जासूस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सैनिकों ने उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर से किडनैप किया था। पाकिस्तान हमेशा से ही इस मामले पर अड़ियल रवैया अपनाता रहा है। 2016 में शुरू हुई जाधव की कहानी अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कुलभूषण जाधव मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार तनातनी हुई। भारत इस मामले पर लगातार कहता आया है कुलभूषण जाधव जासूस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्मी से हर दावे को झुठलाने की कोशिश की। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कुलभूषण जाधव की कहानी शुरू कैसे हुई। 3 मार्च 2016 कुलभूषण जाधव को ईरान से गिरफ्तार किया गया। हालांकि पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। मार्च 2016 पाकिस्तान ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें जाधव ने भारतीय जासूस होने की बात कबूली थी। अप्रैल 2016 प्रांतीय बलूचिस्तान सरकार ने जाधव के खिलाफ दायर किए एफआईआर में आतंकवाद और तोड़फोड़ का आरोप लगाया। अप्रैल 2017 कुलभूषण जाधव को आतंकवाद और जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। 18 मई 2017 को आईसीजे के 10 सदस्यीय पीठ ने मामले को स्थगित करने तक जाधव को फांसी देने से पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर दिया था। जन सुनवाई के लिए 18 से 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। पाकिस्तान की संवेदनहीनता को दिखाने के लिए एक और घटना का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल कुलभूषण का परिवार उनसे मिलने 2017 में पाकिस्तान गया था। तब उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया था। मुलाकात के दौरान जाधव और परिवार सीसीटीवी के निगरानी में थे और उनके बीच एक कांच की दीवार थी। जाहिर है कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने सभी नियम कानून को ताक पर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए देश देशांतर मेरे साथ
रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका। उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मर्क मेडल, 1967 में डेनी हैनमैन पुरस्कार और 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल सम्मान। अमेरिका ने दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की आजीवन सदस्यता और फिर 1969 में मिला पद्म भूषण सम्मान। Is there any chance a revival of POSCO project in India? I think possible. Yeah, already your defense industry high-ranking officials will visit Korea soon after Prime Minister Modi's visit. Then they will talk with big companies like POSCO and Hyundai Steel. What feedback you are getting about local people's attitude? Like there had been questions about labor reform, local governance, and these are the things. Environment is, as I said, that is much better than before, and also more transparent. GST, I think that the Korean companies think GST is a revolution. Watch our interview with Ambassador of South Korea, Bong Kil-shin, only on Rajya Sabha TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के स्टरलाइट संयंत्र को दोबारा खोलने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी। वेदांता समूह का स्टरलाइट संयंत्र फिलहाल बंद ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर विचार करते हुए एनजीटी के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ये मामला एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि स्टरलाइट संयंत्र में पुलिस की गोलीबारी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट को फिर से शुरू करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले साल 15 दिसंबर को प्लांट शुरू करने की इजाजत दी थी। तमिलनाडु सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि संयंत्र फिर खोलने का आदेश देना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जुरिस्डिक्शनल का इशू जो है उसको सुलझाना पड़ेगा कि भाई एक अपील ऑर्डर हुआ था, उस अपीलेट ऑर्डर को आप सीधा एनजीटी ले गए, बजाय उसको अपीलेट ऑर्डर को हाई कोर्ट में ले जाना था चैलेंज करने के लिए। तो इतना सा आज पॉइंट था जुरिस्डिक्शन पे। अब वो जुरिस्डिक्शन का पॉइंट कितनी जल्दी मद्रास हाई कोर्ट निपटाएगी वो अब टाइम बताएगा। सुप्रीम कोर्ट में वेदांता समूह ने भी एक याचिका दायर की थी। इसमें एनजीटी के आदेश को राज्य सरकार से पालन करवाने का आदेश देने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट जाने को कहा है। He has not allowed that order of NGT and he has asked us to go back to the High Court and he has told us to approach the Chief Justice in the High Court, Madras High Court, for an urgent hearing. This is only on the grounds of maintainability and not on the grounds of merit. He has not gone into the merits at all. एनजीटी ने बीते 15 दिसंबर को दिए अपने फैसले में प्लांट को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी थी। पिछले साल 22 मई को स्टरलाइट संयंत्र को लेकर तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प में 13 लोगों की मौत हो गई थी। विरोध करने वालों का आरोप था कि संयंत्र से पर्यावरण संबंधी नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पूरे इलाके का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसके बाद तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने इस संयंत्र को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी।
और इधर पटियाला हाउस कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 8 मार्च तक बढ़ा दी है। आज सुनवाई के दौरान ईडी ने सुनवाई टालने का आग्रह किया क्योंकि उसे कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ करनी है। इसके बाद कोर्ट ने आज की सुनवाई टाल दी। पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 18 फरवरी तक के लिए यानी आज तक के लिए रोक को बढ़ा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एसोसिएटेड जर्नल्स की तरफ से सिंगल बेंच के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। कोर्ट ने केंद्र और एसोसिएटेड जर्नल्स को अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। आरबीआई बोर्ड की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत को मेगा और मजबूत बैंकों की जरूरत है। बैंकों के विलय को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बात कही। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों द्वारा नीतिगत दर में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो 21 फरवरी को बैंक प्रमुखों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। I think India needs fewer and mega banks which are strong, because in every sense I am having an interaction with the CEOs and MDs of the economies of scale as far as banking sector are concerned are of great help. I am having an interaction with the CEOs and MDs of the various banks, both public and private sector banks, and that is now scheduled to be held on the 21st of this month, that is in the latter part of this week. So we will discuss that issue with the banks and see what needs to be done. सामाजिक कल्याण और नागरिकता मंत्रालय की ओर से नशा करने वाले लोगों पर सर्वे जारी किया गया। इस सर्वे के मुताबिक देश में करीब 28% लोग अलग अलग तरह का नशा करते हैं, लेकिन इससे निजात पाने के लिए इलाज और पुनर्सुधार केंद्रों की सुविधा काफी कम लोगों को ही मिल पा रही है। एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने नशा करने वालों पर सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक देश में करीब 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं, जिसमें से करीब 6 करोड़ लोगों को इसकी लत या फिर इससे समस्या हुई है। वहीं चरस, गांजा, भांग का सेवन करने वालों की संख्या करीब 3 करोड़ है। जो सर्वे किया है सर्वे एजेंसी ने, उन्होंने ऐसे लोगों का भी समावेश किया है इस सर्वे में जिसने एक दिन भी शराब का या किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है, उसको भी इस परिभाषा में जोड़ लिया है। अब ये कितना व्यवहारिक है कितना नहीं है, ये बाद में सर्वे रिपोर्ट पर अध्ययन करेंगे तो निष्कर्ष निकालेंगे। अफीम या हेरोइन जैसी ड्रग की बात करें तो देश में करीब 57 लाख लोग नशे के लिए अफीम का सेवन कर रहे हैं। वहीं 1 करोड़ 25 लाख लोग नशे के लिए हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। 1 करोड़ 18 लाख लोग नशीली दवाओं और सूंघने वाले नशे का सेवन कर रहे हैं। 4,60,000 बच्चे सूंघने वाला नशा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स ऑफ हेल्प वाज सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हेल्प, यानी उनको कुछ तरह की स्पिरिचुअल या धार्मिक मदद तो मिली, प्रवचन तो मिला, पर इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से वो लोग अभी तक परेशान हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या, जो लोग इलाज मिला, उनमें से भी ऐसे लोगों की संख्या जो लोग किसी अस्पताल में भर्ती हो पाए नशा मुक्ति केंद्र में, वो बहुत ही नगण्य है। तो इसका मतलब इलाज की सुविधाएं हमें बहुत बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे वो बढ़ानी पड़ेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सबसे ज्यादा नशे की समस्या है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब के आदी 38 में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही नशे से छुटकारा पाने के लिए इलाज मिल पा रहा है। सर्वे के कारण अब हमको पता लग गया है और इन्होंने निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे किया है, घरों में जाकर के सर्वे किया है, कुछ पता लगा है। तो इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि उनको नशा मुक्ति केंद्र तक
लाएं और ट्रीटमेंट दें, ट्रेनिंग दें और ये नशा मुक्त होने के लिए प्रयास करें। ये सर्वे 10 से 75 साल के उम्र के लोगों के बीच किया गया है, जिसमें 4,70,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। सरकार के मुताबिक ये पहला सर्वे है जिसकी मदद से जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक योजना बनाकर उनकी मदद की जाएगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर अली चेगेनी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति और ईरान के राजदूत के बीच अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आर्थिक संपर्क के अलावा लोगों से लोगों के बीच संपर्क समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।